जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 जिसका नाम है हंसते हंसते जीना। प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है। विनोदपूर्ण ढंग से बोलना वाक्पटुता कहलाती है। वाक्पटु व्यक्ति अधिकाधिक लोगों का प्रिय पात्र बन सकता है। इस तथ्य के सत्यापन के लिए लेखक ने इस लेख में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों का जीवन का उल्लेख किया है। वाणी कौशल इस युग का प्रमुख शास्त्र है और विनोद इसकी धार है। इस निबंध में आए उदाहरण मनोरंजक तो हैं ही, हमें विनोद और वाणी कौशल की अर्जुन की भी प्रेरणा देते हैं। विनोद के अनेक स्तर होते हैं। पद, शिक्षा, सुरुचि आदि के भेद से विनोद के स्तर भिन्न भिन्न हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ हंसते हंसते जीना में बोलचाल की शब्दों की अधिकता और शैली हास्य, व्यंग और मनोरंजक के अनुरूप है। अर्थात इसमें कई तथ्य ऐसे हैं जिसको पढ़ने से हमें कहीं ना कहीं हंसी का अनुभव भी होगा, यानी कि हास्य व्यंग के हिसाब से ये कहानी लिखी गई है। एक साहब फिलोसोफर होना चाहते थे, लेकिन उनकी कठिनाई उन्हीं के अनुसार यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी। अब कई बार कुछ लोग आप देखते हैं कुछ हंसी की बात बताते हैं, जैसे आप कपिल का शो देखते हैं तो उस पर सभी हंसते हैं, बट कपिल उतना नहीं हंसता जैसे कि बाकी लोग रिएक्ट करते हैं। तो ये एक कहने का मतलब उसको बात को प्रेटेंड करने का तरीका है कि वो लोगों को हंसा सकता है। तो सभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। हम तो कई बार उसकी बात को बताते बताते भी हंस पड़ते हैं, लेकिन वो वैसा तथ्य करते हुए और सभी देश के सामने या सभी के सामने, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हंसी या कोई बनावटीपन नहीं दिखाई देता। तो एक फिलोसोफर या विद्वान भगवान हम में से किसी को न बनाए। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी में आखिर अंतर क्या है? स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों से डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन गांधी जी कौन से कम हैं? उनकी बात करोड़ों मानते हैं और कितने ऐसे माई के लाल हैं जो उसे टाल जाएं। फिर क्या अंतर है गांधी और स्टालिन में? कह रहे दोनों की बात मानते हैं, गांधी जी की भी सभी मानते हैं और स्टालिन की भी सभी मानते हैं। तो यहीं की गांधी जी हंस सकते हैं, वे स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते हैं, लेकिन स्टालिन ये कभी आ सके क्योंकि उसमें तो बहुत अहंकार है। तो अहंकारी व्यक्ति अपने ऊपर कभी भी हंस नहीं सकता। वह दुखी तो हैं ही, खतरनाक भी, क्योंकि शायद वह दूसरों को दुखी देखना चाहता है। हंसना एक नियामत है और जिससे इस नियामत से वंचित वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा झंटा इसलिए होता है क्योंकि हम में से अक्सर हास्य प्रियता और हास्य क्षमता की कमी होती है, और जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है हम भ्रुकुटी तान कर डंडा लेकर पिल जाते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। अर्थात अगर हमारे में कोई भी अहंकार होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, तो हम लोग कभी हंसी वाली बात को भी क्या करते हैं, इतने आराम से मतलब उस पर चाहते भी हैं हंसना, लेकिन हंसते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम हंस लेंगे तो ये समझेंगे ये तो बहुत ढीले हैं, या ये तो हमारी हर बात को मतलब मान लेते हैं, या कुछ भी इस तरह से मतलब हमें लगता है। तो वो लोग आपस में मतलब अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाने के लिए अगर कोई हंसी की बात भी होगी तो भी वो हंसेंगे नहीं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है कि बच्चों के झगड़े में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद फिर वही हंसी खेल में लगाकर झगड़ा भूल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की लड़ाई होती है तो उसमें आपस में बड़े भी लड़ पड़ते हैं, या किसी बॉल के लिए या किसी भी वजह से। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि क्योंकि बच्चे तो बाद में फिर से थोड़ी देर बाद खेलते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं, और बड़ों के मन में जो मनमुटाव आता है वो बहुत देर तक बना रहता है। तो इसीलिए बच्चों की लड़ाई को बच्चों की तरह ही सुलझा देना चाहिए या उसको इग्नोर कर देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चों की लड़ाई को हम बढ़ावा दें। जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं चेहरों के थोबड़ों की तरह लटकाए रहते हैं और मामूली मामूली
के अंडों के जतन से लेकर झगड़े टंटों के चूजे पैदा करते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ बातों को पकड़ ही लेते हैं कि आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा, और नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी बात हो गई तो उसे हमें मन से निकाल देना चाहिए, ना कि मन में उसे एक गांठ बनाकर हर समय कुरेदते रहना चाहिए कि ये बात क्यों हुई क्यों हुई। उससे क्या होगा, ना तो कभी आप खुश रह सकोगे, ना किसी को खुश कर सकोगे, क्योंकि जैसे ही आप खुश होना चाहोगे तो आपको उसकी वो वैसी वाली कोई बात याद आ जाएगी, तो फिर आपका चेहरा वैसा सा हो जाएगा। तो हमें, अगर कोई हमारे साथ ऐसी बात हो भी जाती है तो हमें उन बातों को जल्द से जल्द अपने दिल से निकाल देना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जल्दी में किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज़्यादा बात का समय भी नहीं था। बोले, महाशय, यदि मेरे से गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो चिंता ना करें और आगे बढ़ें। तो उसका तो मन बहुत खुश हो गया होगा। वो कह रहा है कि अगर गलती मुझसे हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में था, और अगर आपसे हुई है तो फिर आप कोई चिंता न करें, क्योंकि मुझे इस बात का कोई आपत्ति नहीं हुई। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है कि हम में से बहुत कम इसको अपनाते हैं। वैसे तो क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी आ रही है, कोई कोई और ट्रैफिक वहाँ से आ गया, तो आपस में वो लोगों की लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बोला कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो दोनों हम एक दूसरे को माफ़ी देते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ना कि खुद ही झगड़े में शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी वो नहीं करते हैं। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा मानते हैं, अपनाते हैं। जो हंस सकता है वो पराजय में भी हास्य की सृष्टि कर लेता है। इस तरह पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज़ में बारीकी से अपमान की बात विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा, मतलब ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, आपको भी उनसे बात करने में हिचकिचाहट होगी कि पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाए, कौन सी बात उनको समझ में ना आए। तो वो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन पता ही नहीं होता कि किस बात से वो क्या रिएक्ट करेंगे और कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाएगी। तो ये दूसरे व्यक्ति के लिए भी उनसे बात करना बहुत मुश्किल होता है। एक किस्सा है। शामत का मारा एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम दुकान पर एक निकला तो पता चला कि उसमें कुल 3 वोट मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था, भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों का नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया। तो मतलब वो तो अपनी हार का बदला भी ले सकता था, या कोई और भी शब्दों का प्रयोग कर, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि क्या लिखा कि भाई कौन वो 3 व्यक्ति, जब मैं इतने वोटों से हार गया तो ऐसे 3 महान व्यक्ति कौन है जो मुझे वोट देकर गए हैं, कृपा करके मुझे अपना नाम बताइए। ऐसे ही किसागो कहता है कि शहर हंस तो सब अब भी रहा है, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा है। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय, भूल गए क्या आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे पास मेरे घर पर खड़ी है। गधा गायब था, सो आज यहाँ मिल गया। अब उसी की बात और उसी पर उसने चपत लगाकर इस तरह से कह दिया कि अगर आप गाड़ी की बात कर रहे हो तो उस पर जिस गाड़ी को मैं जिससे भी चलाता था वो गधा जो मुझे आज मिला। तो अब समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है। यह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रतिद्वंद्वी कीचड़ से बड़ी सड़क के किनारे एक संकरी पगडंडी पर आमने सामने से आ रहे हैं। एक पास आकर गुजरा है, मैं दुर्जनों के लिए कभी सड़क नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, दूसरे ने कहा और मार्ग दे दिया। कहिए कौन जीता? जिसने मार्ग दिया वही जीता, क्योंकि सुनने वाला की बात तो सभी सुनते हैं। हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई ज़िंदगी की कठिनाइयों के खिलाफ हो, चाहे प्रति। अर्थात हमारे जीवन में भी अगर कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल आ जाए तो हमें उसे हंसकर टाल देना चाहिए, ना कि उस विपत्ति को पकड़कर रखना चाहिए और उसे जूझना चाहिए, बल्कि
उसे हंसते हंसते उसको कैसे ठीक करना है, उसे पति से कैसे निकलना है, इस सब के बारे में हमें विचार करना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे हम। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन बकते बकते सुकरात की बीवी जब थक गई तो निर्विकार होकर ऊपर से एक बाल्टी लाकर पानी उलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा। तो उसने उसका भी मजाक करा कि ठीक है, तुम तो पहले गुस्से से गरज रही थी, और जब उसने लास्ट में पानी डाला उसने, तब भी वो बहुत शांत रहे। तो उन्होंने क्या बोला, पहले बादल गरजे, अब पानी बरस रहा है। संत तुकाराम एक बार घूमकर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से पीठ पर दे मारा। गन्ना दो टुकड़े हो गया। तब तुकाराम बोला, ठीक किया भाग्यवान, वैसे भी तो तेरे मेरे खाने के लिए मुझे दो टुकड़े करने ही पड़ते। मतलब उस लड़ाई में भी उनको मजाक ही सूझ रहा था और वो एकदम से हंस पड़े। आचार्य क्षितिज मोहन सैन एक बार देर रात घर लौटे तो पत्नी को क्रोध में भरा पाया। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गरम, खाना गरम कर रहा था, आचार्य ने उत्तर दिया। एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए अंत में खींच कर बोले, पंडित जी, आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं, तो आप शायद इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। नेताजी ने कहा और बात हंसी में समाप्त हो गई। मालवीय जी को एक नवाब से दान में जूता मिला। वे उसे काशी में नीलामी करने को उद्युक्त हो गए। तब नवाब साहब ने कई 1000 देकर अपना जूता वापस लिया। यह है जीवन को हंसी खुशी जीने का ढंग। कठिन परिस्थितियों में क्रोध में भरे दुर्जन लोगों को भी हंसते मुस्कुराते निपटाने की कला। विचार कर देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिनसे संसार का कल्याण हुआ है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते हैं। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। लिंकन की हास्यप्रियता मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मिस्टर राष्ट्रपति, क्या आप अपने जूते स्वयं साफ करते हैं? जी हाँ, मुस्कुरा कर लिंकन ने कहा। और आप किनके जूते साफ करते हैं? प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए गरीबी और अभाव से जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मुक्त और निश्चल हंसी हंसता था कलम का सिपाही। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में देर रात गए लौटते समय देश कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद करके सड़क पर हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। एक एक टुक्कड़ के नाज न करे लेकर यह दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन एक मस्त हास्य हो। आनंद की एक तरंग हंस तो हम भी रहे हैं, पर हमारे मन मानो सिंकचों के बंद मुंह छलका रहे हों। और इस साहित्य की होरी को तो देखो, जैसे प्रतिपल एक नई हंसी हो। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। लेनिन ने नोहे और रक्त का, परंतु लेनिन के दिल में भी गरीब के लिए, सशस्त्र रागों के लिए उत्कट सहानुभूति थी। उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। इन्हीं लेनिन के बारे में लोगों में गोर्की लिखते हैं कि जब मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की भी नहीं देखी अजीब बात थी। इतना कठोर यथार्थवादी शोषण, इतनी उत्कर्ष घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था और गला रूंधने वाला था। आंखों में आंसू आने के लिए। और इसके बाद गोर्की लिखते हैं कि बहुत ठीक लिखते हैं कि इस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत हिटलर था, जो कि अंदर ही अंदर
सुलगता रहा, जैसे संसार में यह आग लगी थी। नेपोलियन भी छूने और नेपोलियन भी घुन्ने स्वभाव का और अंतर्मुखी व्यक्ति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में कर दी। यह तो कोई कह दे कि हिटलर नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं है, एक विरोधी अर्थ में है, ये निश्चय ही उनका, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य अनुसार का उपयोग दिया, भलाई के लिए नहीं, और शायद ही उसके लिए कि वह ठीक, शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हंसिए और खूब हंसाइए, शर्त सिर्फ 3 है। हंसी मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा, अर्थात अगर आपको हंसना है तो सच्चे मन से, ये नहीं कि किसी को दिखावे के लिए आप हंस रहे हैं और वैसे अंदर से आप दुश्मनी निभा रहे हैं। हंसी ऐसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ ना हंस सके। हंसी ऐसी होनी चाहिए कि जो हम हंसे तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हंसे, ये नहीं कि आप हंस रहे हैं और कोई आपकी उस हंसी से रो रहा हो। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम है। जिंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन उसे हम धर्म युद्ध बनाए, गाली गलौज वाला सस्ता फरसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटका कर नहीं, मनुष्यत से नहीं, अपने आप से या अपनी ज़िंदगी से। तो ये था विजय वर्मा जी का द्वारा लिखित लेसन। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। भ्रुकटी बोहों, तानाशाह निरकुंज, नियामत दुर्लभ वस्तु, निश्चल छली रहित, उद्यत प्रस्तुर, प्रतिष्ठा मान पर उन्मुक्त खुला हुआ, और अग्रज बड़ा भाई, संतरंस डरा हुआ, अनुकरणीय अनुकरण करने वाला, फिलोसफर दार्शनिक, उद्विग्न छूत अछूत वाला, किस्सा गो कहानी कहने वाला लेखक, निर्विकार जिसमें कोई भी दोष ना हो, सृष्टि जगत विसार और शामत विपत्ति और पलायन चले जाना। तो ये था हमारा पाठ 14 8th क्लास के लिए। 8th क्लास आपको अच्छे से ये लेसन पढ़ना है 1 से 2 बार, और उसके बाद इसकी सुलेख और शब्दार्थ सुंदर राइटिंग में अपनी अपनी कॉपीज़ में करनी है। आशा है दिवाली का त्यौहार सभी ने बहुत अच्छे से मनाया होगा, बहुत ही सुख से मनाया होगा, शांति से, कोई बम पटाखों की ज़िद तो नहीं की होगी। तो अब हम अपने लेसन्स को ही दोबारा देखते हैं। आपने पार्ट 14 1 से 2 बार वीडियो क्लास में ज़रूर अपने आप से ऑन कर कर पढ़नी है, और इसके शब्दार्थ और सुलेख अपनी अपनी कॉपी में करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।